गुड मॉर्निंग क्लास। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, आवाज़ आ रही है। चलिए फिर बस मुझे 2 मिनट दीजिए। बस 2 मिनट में ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना? 2-3 मिनट आप पुराना रिवाइज कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग क्लास। लास्ट टाइम हम एप्स पढ़ रहे थे, आई सपोज, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास मैमालिया से। कोई ऐसा है क्लास में जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहा है, नया आया हो क्लास में? सर हाँ जी। सर टेस्ट से कुछ डाउट है, दो डाउट है मेरे। टेस्ट से 2 डाउट्स है, पूछिए। सर स्क्रीन प्रेजेंट कर लूँ या पूछ लूँ? क्या? स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट कर प्रेजेंट लूँ या करोगे, पूछ लूँ? पूछ पूछ लूँ। लो पहले। मुझे नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीन प्रेजेंट करेगा। ओके सर। ढंग से पूछोगे तो स्क्रीन प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। हम्म। सर क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सारे कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होते हैं? सर अच्छा, इसका ऑप्शन ऑप्शन दो। है डायफ्राम, डोर्सल नर्व कोड, हम्म। फेरेंजियल गिल गिल फेरेंजियल गिल हम्म। क्लेफ्ट, हम्म। और सर और वर्टिब्रे कॉलम। हम्म। सर सारे तो मैं, कोऑर्डिनेट्स पूछे कि कोऑर्डिनेट पूछा? हाँ सर, जो सारे कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट हो कैरेक्टर्स। फेरेंजियल गिल्स। फेरेंजियल गिल स्लेट्स। सर डोर्सल नर्व कोड नहीं हो सकता? डॉर्सल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी ऑप्शन में है। यस सर, मैंने यही सेलेक्ट कर रहा था, गलत हो गया। और डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी ऑप्शन में है, और फेरेंजियल गिल्स भी ऑप्शन में है। और सर डायफ्राम भी ऑप्शन में है। डायफ्राम तो गलत है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, सॉलिड नर्व कॉर्ड है? सर बस डोर्सल नर्व कोड है। तो आंसर डॉर्सल नर्व कॉर्ड होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा था। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट है कि गिल स्लिट है? सर क्लेफ्ट है। गिल वर्ड है। यस सर, गिल है। फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट और डॉर्सल नर्व कॉर्ड। डॉर्सल नर्व कॉर्ड एक्चुअली पता है क्या हुआ होगा, ये स्टेटमेंट ना पूरा प्रिंट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे हुआ होगा डॉर्सल हॉलो, सॉरी, डॉर्सल सॉलिड नर्व कॉर्ड, इसलिए वो गलत हो गया है। वो सॉलिड वर्ड प्रिंट नहीं हुआ होगा, इसलिए इसका आंसर फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, ओके तो मे बी शायद वो प्रिंटिंग का एरर है। ठीक है, और बताइए। सर। और सर इस सिनेरियो में सुन लो पहले, सुन जी लो, सुन लो। इस सिनेरियो में अगर अगर हम मान ले मिस प्रिंटिंग नहीं हुई है, तो फिर आपका डॉर्सल वाला नर्व कॉर्ड वाला पॉइंट और फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट वाला पॉइंट, दोनों ही पॉइंट सही है। Got it? ओके। सर गिल स्लेट्स और अब गिल क्लेफ्ट में क्या डिफरेंस है? क्लेफ्ट कट होता है, स्लिट भी वही होता है, सेम थिंग। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। बोलिए। सर एक मिनट देख के बता दो। हाँ, देख के बताओ। हाँ। सर ऑप्शन है कि रॉन्ग मैच बताना है किसके किसके साथ है।
मैच बताना, हाँ बोलो। यस सर। सर स्कोलिडॉन का शार्क है फर्स्ट ऑप्शन। तुम्हें कौन सा डाउट लग सेकंड रहा है बताओ। सर मेरे को लग रहा है क्या कौन सा सर ऑप्शन तुम्हारे स्कोलिडॉन। को? हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन है स्कोलिडॉन शार्क, ये गलत है, डॉग फिश होता है। सही है, और ये सही है, ये सही एक है। है सही है। यस सर। स्कोलिडॉन, स्कोलिडॉन शार्क ऑप्शन सही है। यस सर, एक और ऑप्शन है सर स्कोल इसमें। हाँ और बताओ जो दूसरा सही लग रहा है। सर एक स्टिंगरे है जिसका ट्राइगोन होता है, आई थिंक सर। सही बोल रहा हूँ सर। क्या इसका बोलो? सर ट्राइगोन नहीं है, टॉरपेडो है, तो ये भी तो सही है। ट्राई कौन? यस सर। नहीं 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 नहीं, किसने बोला तुमको? टॉरपेडो इज इलेक्ट्रिक रे। यस सर, वही तो मैं बता रहा हूँ, ये ट्राइगन गलत। स्ट्रिंग। सर ये भी तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा करेक्ट पूछा? इनकरेक्ट पूछा है, ये दोनों इनकरेक्ट ऑप्शन है, ए और डी। अरे कब से यही तो चिल्ला रहा हूं मैं, ए कहाँ इनकरेक्ट है? स्कोलिडन, स्कोलिडन इज शार्क। शार्क सर, बुक में एनसीईआरटी में डॉग फिश दे रखा है इसलिए। अरे ठीक है, शार्क भी तो फिश है। ओके सर। स्कोलिडन का पूरा नाम है डॉग फिश शार्क, तो शार्क नहीं आती, इट इज डॉग फिश शार्क। स्कोलिडन इज अ टाइप ऑफ शार्क, ठीक है ना। और कैरकैरोडॉन इज ग्रेट व्हाइट शार्क। तो यस सर। शार्क की अलग अलग, डॉग फिश, फिश भी तो शार्क की, शार्क भी तो फिश हुई। यस शार्क को सर। फिश नहीं बोलोगे? सर आया बोलूंगा। समझ में? वही सर से मैंने तुम्हें 4 बार ये बोल दिया, तुमने सुना ही नहीं ध्यान से। मैं 4 बार तुमसे ये बोल रहा हूँ कि ये मैच सही है, स्कोरेडन शार्क वाला मैच सही है। Got it? ओके सर। सर मेरे और को लगा शायद उसका पढ़ाते हुए कुछ। मैंने भी, नहीं नहीं पढ़ाते हुए शायद मैंने भी ये टर्म इस्तेमाल किया है, डॉग फिश शार्क। ठीक है। हाँ जी चलिए और बताइए, एनीथिंग एल्स, एनीबॉडी एल्स, बाकी को किसी के डाउट्स? सर टेस्ट में डाउट था। किसकी आवाज है? सानवी की आवाज है ये? यस सर। कितने मार्क्स हैं सानवी? सर ओवरऑल तो 676 है। जूलॉजी। सर वो बायो के एक साथ दिखाता है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, इतना तो याद नहीं है सर। एक बायो बार की बता अभी दो। डाउट वाला पूछ के बताऊं, फिर मुझे बैक वाली स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। चलो डाउट वाला पूछो बताओ। सर देखिए क्वेश्चन अगली है। बार से, हाँ सुन लीजिए पहले एक बार, अगली बार से सभी को बोल रहा हूँ कान खोल के सुन लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से आप जब भी टेस्ट दे रहे हैं, मैं हो सकता है आपके जुआलॉजी के मार्क्स पूछूं, हो सकता है पूछूं, हो सकता है ना पूछूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके जुआलॉजी के कितने मार्क्स हैं। सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए कितने मार्क्स है, ये भी पता होना चाहिए कि जुआलॉजी में आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए। ठीक है, पूरा रिव्यू ऑफ द टेस्ट आप करेंगे, सबके लिए करेंगे। अब मैं फिजिक्स का पूछ नहीं सकता, तो मैं सिर्फ जूलॉजी का पूछूंगा। तो आपको करना सभी का है, लेकिन मैं आपसे जूलॉजी का पूछूंगा। आप टेस्ट का रिव्यू अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। टेस्ट देके आना नहीं होता, टेस्ट की गलतियां समझनी होती है ताकि गलतियां रिपीट ना हो। तो टेस्ट का रिव्यू सब लोग करेंगे। हाँ ये बताइए सामने। सर वैसे मैंने अभी वो देखा, मैंने लिखे थे ना, 4 गलत है मेरे जोलॉजी में। और 4 गलत और छोड़े कितने थे? नहीं अटेम्प्ट ना, एक छोड़ा था, एक छोड़ा था। तो टोटल आपके 4 और 5 20 और 24 नंबर कम हो गए, यानी 146, 156, 156 हुआ ना टोटल। हम्म। 156। ठीक है सर हाँ ये बोलो सामने। क्वेश्चन है कि शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज बाय। हाँ, शार्क्स एंड डॉग फिशेस, जो भी शार्क मतलब शार्क स्केट्स और रेस से कैसे अलग हैं, आप बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मैं देयर बता देता हूँ पेक्टोरल। इसका आंसर, मैं बताता हूँ, देखो मैं बता इसका आंसर, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आंसर तुम खुद देख लेना। जो शार्क होती है वो ऐसी होती है, इस तरीके की शार्क है, राइट इफ आई एम करेक्ट, बोर्ड दिख रहा हो तो। अच्छा, अब इनके फिन्स इस तरीके से क्लियरली नजर आते हैं, ये इलांगेटेड बॉडी है, फिन्स क्लियरली नजर आ रहे हैं। रेस और स्केट्स में क्या है, उनके ऐसा गोल बॉडी होती है। अब क्योंकि गोल बॉडी होती है, यही होती है, तो या तो काटने वाली होगी और पॉइजनस होगी तो स्टिंगरे, बिजली का झटका दे रही है तो टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक रे। इनके क्या खास बात होती है कि इसके जो ये वाले हैं ना पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक तो क्लियरली नजर आएंगे, पेल्विक तो क्लियरली नजर आ रहे हैं, लेकिन पेक्टोरल मुंह से इतने क्लोजली जुड़े हुए हैं कि डिफरेंशिएट नहीं होते। आ रही बात सामने? तो यहाँ पे इसके पेक्टोरल क्लियरली नजर आ रहे हैं,
ठीक है। देख, इसके जो पेक्टोरल है वो बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं होते फेस से, तो यही डिफरेंस होता है मेन शार्क्स और रेज एंड स्केट्स में। आई सपोज अब तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यस सर। और सर नाम बताइए। हाँ, मेरे पास मैंने एक्चुअली शेयर किया हुआ है रेयर कैमरा, क्योंकि मैंने रेयर कैमरा शेयर किया, फ्रंट कैमरा नहीं शेयर किया, तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन बात कर रहा है। तो अपना नाम बोल के बात कीजिए। सर आकाश। हाँ सर आकाश आकाश, बोलिए। हम्म, ये पेक्टोरल का मतलब क्या होता है? क्या पेक्टोरल का मतलब? बेटा, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, सब लोगों को वापस से बता रहा हूँ, दोबारा सुन लो। तुम्हारा ये जो गर्डल है इसे बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो यहाँ से जो भी आ रहा है दैट इज ये पेक्टोरल रीजन है। ये आपके पेक्टोरल गर्डल है, ये आपके जहाँ हाथ है ना, यहाँ से अगर फिन्स निकल रहे हो तो पेक्टोरल फिन्स, जहां आपके पैर हैं वहां से फिन्स निकल रहे हो तो पेल्विक फिन्स। ठीक है आकाश, हाथ पैर समझ लो, हाथ वाला Yes, sir. शोल्डर वाला पेक्टोरल, और ये हिप वाला पेल्विक। हाँ जी, और बताइए। सर एक और क्वेश्चन था पूछिए। साइक्लोस्टोम्स वाला कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये वो वाली स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। तो सर इसमें जो एनसीईआरटी की लाइन है वो एग्जैक्ट तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखी। क्या ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं दे रखी? सर ये ऑप्शन में नहीं है कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन मोस्ट फिशेस। ऑप्शंस में क्या है? सर जो ये वाली लाइन है ना उसमें सिर्फ पैरासिटिक लिखा है, तो फिर वही सही होगा क्या? अरे सानवी, क्योंकि मुझे सर एक तो बस, पैरासाइट है ना स्पेशलिटी उनकी। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो टेस्ट में स्टेटमेंट आई है, ठीक है, वो एक्टोपैरासाइट है या सिर्फ पैरासाइट आई है? सिर्फ पैरासाइट, ये मतलब चार ऑप्शन है, तो एक में लिखा है ऑल लिविंग मेंबर्स बाकी ऑफ तीन क्लास गलत है, बाकी साइक्लोस्टोम। तीन गलत है, बाकी तीन गलत है। क्योंकि बाकी तीन में ना वो लिखा है, किसी में ऑल लिविंग एंड डेड मेंबर्स लिखा है, तो इसलिए वो भी गलत हो गया। अच्छा एक में लिखा है सम लिविंग मेंबर्स और एक में लिखा है मोस्ट लिविंग मेंबर्स, तो एनसीईआरटी में तो ऑल लिविंग मेंबर्स लिखा है अच्छा, इस ठीक है। वजह से। और ऑप्शन डी में ऑल तो लिखा है लेकिन एक्टोपैरासाइट की जगह बस पैरासाइट लिखा है। अच्छा ओके, अब मेरी स्टेटमेंट सुनना ध्यान से, ठीक है। सानी, डू यू वियर स्पेक्टेकल्स? यस सर। ओके, ठीक है, फिर तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं बोलूं सानवी इज माई स्टूडेंट हु वियर्स स्पेक्टेकल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। यस सर। स्टेटमेंट को थोड़ा काट देते हैं। सानवी वियर्स स्पेक्टेकल्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। सानवी इज माई स्टूडेंट, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। तो कुछ काट ही रहा है ना, उसे सही सही रहेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ऐड कर रहा ना, वो एक्टो का एंडो तो नहीं बता रहा ना। यस सर। गॉट इट? तो वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है, क्या तुमसे ये तो नहीं पूछा ना कि क्या ये स्टेटमेंट के अलावा कुछ भी और नहीं ऐड हो सकता? ये क्वेश्चन तो नहीं था ना ही ये क्वेश्चन था कि क्या ये स्टेटमेंट इनमें से एनसीईआरटी की एग्जैक्ट स्टेटमेंट कौन है वो बताओ, वो पहचानो। ये भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो था सही स्टेटमेंट पहचानो, तो सही स्टेटमेंट पहचान लेते। ओके सर। गलत तो नहीं है ना स्टेटमेंट? यस सर। तो एक बात याद रखना है, ये सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन ले, नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस करते हुए याद रखना कि जो गलत नहीं है, ठीक है, वो सही है। अरे बात समझ रहे हैं कि यस जो सर। गलत नहीं है वो सही है। हाँ, अगर उसकी सच्चाई में और दो चीजें सच्चाई में ऐड हो सकती हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर एक पर्सन के तीन पॉइंट्स हैं कि mammals have memory glands, mammals have hair on the body, है ना, mammals have memory gland and hair on the body, अगर ऐसा बोल दें तो mammals have hair भी सही है, mammals have memory gland भी सही है।
गॉट द पॉइंट? तो अब ऐसे ऐसे ही सोच के क्वेश्चंस किया करो. एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? ओके. सर हाँ जी. सर जो प्रिस्टिस है वो तो सर 100 फिश है ना, बट वो ऑप्शन में उसने सेव फिश लिख रखा था. सेव लिखा हुआ था? ऐसे वी? सर SAVE लिख रखा था. SAW होता है ना. नहीं, देखो पॉइंट पता है क्या है, SAVG को सेंस नहीं बन रहा ना. ऐसे भी देखो, इतना आपको थोड़ा सा ना कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना. तो नीट में अगर होती है तो फिर उसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है. तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है. नीट में मिस्टेक्स थोड़ी टाइपिंग की कम होती है. नॉर्मल पेपर जो हम आपको दे रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत हो सकती है. तो आपको अपना थोड़ा समझदारी लगानी है कि क्या अगर मान लो कि वही ऑप्शन निकला होता, गलत दिख रहा होता, कोई और ऑप्शन गलत नहीं दिख रहा होता, तो मैं कहता चलो ठीक है वही गड़बड़ है. लेकिन जब उसके अलावा एक ऑप्शन क्लियरली गलत दिख रहा है, तो हो सकता है हम मान सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ होगा, और शायद, है ना, आगे बस और सेम सेम सब दिख रहा है कि SA यूज किया उसने और कहीं टाइपिंग कर दिया है ना. तो मैं तो आसानी से ना थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूँ कि जैसे SAW लिखा है, तो कीबोर्ड में W के आसपास वाले लेटर्स कौन से हैं, राइट वाला लेटर कौन सा है, लेफ्ट वाला लेटर कौन सा है, ऊपर वाला लेटर कौन सा है, नीचे वाला लेटर कौन सा है, ठीक है ना. हालांकि अगर आप QWERTY वाला यूज कर रहे हैं कीबोर्ड, तो W के ऊपर लेटर नहीं होता, लेकिन आसपास Q और दूसरे लेटर्स भी होते हैं, नीचे भी होते हैं आसपास. तो कभी कभी एक की जगह दूसरी दब जाती है, और इतना एरर हम शायद किसी भी पेपर के अंदर, टाइपिंग के अंदर हो सकता है. और फिर उसको जब प्रूफ रीड होता है तो एक एक बारीकी से देखना भी उतना फिजिबिलिटी से करने के बावजूद भी, प्रूफ रीडिंग करने के बावजूद भी छोटे मोटे एरर्स रह जाते हैं. तो ऐसे में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया कीजिए कि क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन गलत है, ठीक है. तो दैट वो टाइपिंग एरर है, ठीक है. सर एक और क्वेश्चन था. चलिए बोलो. सर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इन कॉन्ड्रिक्थीज इज, मतलब दोनों चीजें बतानी है. फर्टिलाइजेशन मुझे 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 पूछो मत, मुझे बता दो. फर्टिलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट मोस्टली. डेवलपमेंट इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल. डेवलपमेंट इंटरनल, हाँ भी पैरासन, ठीक है. और चलो वो भी छोड़ो, भी पैरासन. अच्छा, और कहाँ कैसा होता है? डायरेक्ट होता है ना. यस सर. ठीक है, तो जो भी ऑप्शन मैच कर रहा हूँ आंसर. ओके सर, वो गलत दे रखा था उसमें, इसलिए मुझे लगा कहीं गलत ना हो. कौन सा ऑप्शन सही दे रखा है? सर करेक्ट ऑप्शन नहीं आते, यही तो प्रॉब्लम है टेस्ट के रिव्यू में. और बाकी 4 ऑप्शन याद है? सर एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक है गलत. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, गलत. फिर एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट, सही. और एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट. तीसरा ऑप्शन सही. हाँ वही किया था सर, ठीक है. ओके. ये जब आप टेस्ट देते हो, आई सपोज, तो आपके पास रिजल्ट के बाद आंसर गलत का रिपोर्टिंग नहीं आती? सर ये पता लग जाता है कि जो हमने आंसर मार्क किया है वो गलत है या सही है, और फिर क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि सही आंसर क्या है उस क्वेश्चन का. आपके पास उसमें एक ऑप्शन नहीं आता कि मार्क एज रॉन्ग क्वेश्चन? नहीं, किस चीज में सर? देखिए, जब आप टेस्ट कर रहे, जब आपने टेस्ट दे दिया, उसका जब रिजल्ट आ गया, तब किसी भी क्वेश्चन में एक, आप चेक कीजिएगा, वहां पे एक ऑप्शन आपके लिए शायद अवेलेबल है कि आप उसको बता सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज समवेयर कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग, या आपको गलत लग रहा है, आप उसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं या बता सकते हैं कि वो गलत है. DPP में ऐसा होता है? सर DPP में तो होता है, लेकिन टेस्ट वाले में नहीं है. अच्छा, DPP में है, ठीक है, फिर टेस्ट वाले में भी ऐड नहीं हुआ होगा. चलिए कोई बात नहीं, DPP में तो है ना यस ये सर. ऑप्शन आपको? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके फाइन, कोई बात नहीं. टेस्ट में अगर एक दो क्वेश्चन गलत जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, मैं आपके जो मार्क्स है ना, मान लीजिए आपने मुझे 156 बताए, तो मैं आपके 156 नहीं सुनता हूँ, मैं रेंज देखता हूँ कि 140 से 150 की रेंज है ना, या 145 से 155 की रेंज है. तो मेरे लिए रेंज मैटर करती है. तो 5 क्वेश्चन, 5 नंबर ऊपर, 5 नंबर नीचे, एक क्वेश्चन गड़बड़, तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द रेंज, ठीक है ना. तो आप मेरे लिए रेंजेस हैं, है ना, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप ऑलमोस्ट
70% के प्लस माइनस रेंज में रहिए। मतलब आपके जब टेस्ट आ रहे हैं तो आप कुछ भी करके 150 प्लस, मतलब 140 से 160 के बीच में रहिए। 160 के ऊपर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, 140 से नीचे मत आइए, मतलब मिनिमम 140 रखिए। और 180 लाओगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। बट 180 आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम थोड़ा टफ रखते ही हैं एग्जाम में। तो आप 140 से 160 165 के रेंज में रहेंगे हमेशा, तो आई वुड बी हैप्पी पर्सन, ठीक है। तो अगर आप 140 से 165 के रेंज में चल रहे हैं तो आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, खराब फील करने की जरूरत नहीं है, यू आर गुड इनफ। क्योंकि आप जो टेस्ट दे रहे हो वो सिंग थोड़े छोटे मोटे टॉपिक का आ रहा है, ठीक है ना, और उसमें 45 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप उस इतने छोटे से टॉपिक में से 45 क्वेश्चन कर रहे हैं और आपने अगर 40 भी ठीक कर दिए या 35 38 भी ठीक कर दिए, मतलब वो टॉपिक आपको क्लियर है। इसका मतलब कि नीट में उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लो, आ रही बात समझ में। तो उतना ज्यादा अपने दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। या अगर आपके पेरेंट्स भी अगर इस तरीके से परेशान होते हैं कि आप तो 10th में स्कोर कर रहे थे 100 में से 100 में से 98, यहाँ पे 180 में से 160 क्यों आ रहे हैं, 20-25 नंबर के छूट रहे हैं, या 140-50 क्यों आ रहे हैं, तो उनको भी आप समझा दीजिएगा कि सर ने खुद बोला है कि 145 से 165 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं या 145 पे आते हैं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आपको 4 नंबर सीधा जा रहे हैं और गलत करने में -1 भी जा रहे हैं। और टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं और नीट में उससे जिस हिसाब से क्वेश्चन आने हैं, तो मैं एज एन एक्सपीरियंस आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप 145 से, जिसने नहीं सुना दोबारा सुन लो, अगर आप 145 से 165 की रेंज में जुआलॉजी के अंदर कंटिन्यूसली रह रहे हैं, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि कभी ले 170 कभी ले 100 नंबर, वो नहीं, कंसिस्टेंटली आप उसमें फॉल कर रहे हैं 150 160 145 155, इस रेंज में अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं और 11th और 12th के हर टेस्ट में ऐसे ही करते रहते हैं, और जब 12th पास करने के बाद अगर आप हमारे साथ सही से रिवीजन करते हैं और रिवीजन टेस्ट के अंदर भी अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है ना, जो रिवीजन टेस्ट होते हैं, तो मैं आपको ये बात की गारंटी दे सकता हूँ जूलॉजी की तरफ से कि आप जूलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके 95% क्वेश्चंस, 90 से 95% क्वेश्चंस आप जूलॉजी के सही करके आएंगे नीट के एग्जाम में। तो वो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने फिर से क्राइटेरिया बता दिया कि जितने टेस्ट हम ले रहे हैं आपके फोर्टनाइटली, यू हैव टू फॉल इन द रेंज ऑफ 145 to 165, ठीक है। इस रेंज में अगर आप फॉल कर रहे हैं या 11 से लेकर 12 तक, और उसके बाद जो हमारे रिवीजन टेस्ट होते हैं नीट के, उसमें भी सेम आपका पैटर्न रहता है, जब सिलेबस बढ़ता है उसमें भी फेस टेस्ट में भी अगर आप ऐसा ही कर रहे हैं तो आप यकीन मान के चलिए और मुझ पर भरोसा रखिए कि आप 90 to 95% क्वेश्चन जूलॉजी के नीट में सही करके आएंगे। और मान लीजिए जूलॉजी के 45 क्वेश्चन आते हैं, 50% मान लेता हूँ, तो 45 के मान लीजिए अगर हम 90, अगर इसके मार्क्स की बात करें तो 45 into 4 की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स 180, ठीक है। तो 180 में से अगर 90% की बात करें तो 180 का 10% होता है 18, तो 18 इसमें से माइनस कर दिए तो आ गए 162। तो आपके 160 के आसपास मार्क्स 180 में से जूलॉजी क्वेश्चंस में आ जाएंगे, और ये बुरा स्कोर नहीं है। अगर आप जूलॉजी से 160 गेन कर लेते हैं और बॉटनी से भी 160 गेन कर लेते हैं तो आपके बायोलॉजी में 320 नंबर आ जाते हैं, और 360 में से 320 बायोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर, काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। एनीथिंग अबव 300 इज गुड, एनीथिंग अबव 310 इज वेरी गुड, और 320 के कुछ ऊपर जाता है बाई चांस तो फिर तो वो एक्सेलेंट के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो एनीथिंग अबव 300 फ्रॉम बायोलॉजी इज वेरी गुड, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता, चलिए आई सपोज आपको समझ में आ गई बात, समझ में आ गई सब लोगों की बात। तो ऑलवेज लुक फॉर द दिस रेंज एवरीबॉडी। और हाँ, जिनके अभी नहीं आ रहे हैं मार्क्स उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपका एक चैप्टर भी नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ, आज एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी आपका पूरा एक चैप्टर भी नहीं हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने एक चैप्टर भी करेगा जूलॉजी का, ऐसे हमारे पास जूलॉजी के पूरे 17-18 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर की वेटेज 1/18 नहीं है, इस चैप्टर की वेटेज कम है, ठीक है ना। तो आगे और भी चैप्टर्स आएंगे जिनकी वेटेज इससे भी कई गुना ज्यादा है, ठीक है ना। तो एनिमल किंगडम से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं मैक्सिमम, ठीक है।
आ रही बात समझ में? तो उतना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, कॉकरोच वाला पार्ट, जो आपका कॉकरोच वाला पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जरा सीरियसली लीजिएगा। कॉकरोच से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वो वहां पे वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो मैंने भी कॉकरोच काउंट नहीं किया, ये सिर्फ मैं एनिमल किंगडम की मैंने बात की। चलिए, तो जिनके मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी यही चैप्टर हुआ है। आप कंसेक्यूटिव टेस्ट से अगले टेस्ट से भी शुरू हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि अब एक इंटरेस्टिंग बात होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अभी मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, अभी मान लीजिए आपके, मान लो कि 70-80 मार्क्स से आ रहे हैं, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको बता दो 70 से 80 मार्क्स से आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। इस 70 को 80 को धीरे धीरे 100 लेके आओ, ठीक है। 100 आ गया, अब 100 आ गया तो फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा के 120 लेके आओ, 120 के रेंज में लेके आओ, फिर ज्यादा नहीं बढ़ानी, 120 से 140 के रेंज में आओ, ठीक है। 140 से धीरे धीरे करते करते उधर 165 वाले रेंज में आ जाओ, ठीक है। और इस रेंज को पकड़ के फिर बैठ जाओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कल से शुरू हो जाओ, कोई बात नहीं, आप कल से मत शुरू हो, मतलब तैयारी कल से शुरू कर लो। हो सकता है अगले टेस्ट में आपके मार्क्स ना आए, या अगले टेस्ट में आप यहाँ ना पहुंचे, जितना भी पहुंचे धीरे धीरे, एक टेस्ट अपना टाइम ले, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट, जितना भी लेना है आपने, 7 से 8 टेस्ट, आधी लेवल्स में लो, कोई बात नहीं। 50% लेवल पास हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50% लेवल पास हो जाए, आप बस इसी तरीके से खींचते खींचते अपने आप को यहाँ ले आओ, ठीक है। ले आए, फिर जब खींचते खींचते अपने आप को यहाँ ले आए, ठीक है, फिर इसको पकड़ के बैठ जाओ, फिर आगे इसको मेंटेन रखो, 11th में मेंटेन रखो, 12th में मेंटेन रखो। और जब रिवीजन का टाइम आए तो जो टॉपिक्स थोड़े कमजोर लगे, जहां मार्क्स आपके कम आए, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। जहां आपका आधा 11th स्ट्रांग होगा, 12th स्ट्रांग होगा, ये अपने आप समझ में आने लग जाएगा, लिंक हो जाएगा, ये अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो रिवीजन टेस्ट है उसमें वापस इसी को पकड़ के रखो, आप भी वहीं पहुंच जाएंगे। अरे बात समझ में? तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ 11th की स्टार्टिंग है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, परेशान हो मत, बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप 70-80 पे हो और फिर आप 70-80 पे ही रह रहे हो, उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आई एम सॉरी, फिर आप गलत ट्रैक हो। लेकिन अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, 70-80 से 100 जा रहे हो, 90 भी जा रहे हो, या 85 भी जा रहे हो, हर टेस्ट में आप 5 नंबर ही इंप्रूव कर रहे हो, है ना, या जिस पे हो वहीं पे स्टिक रह रहे हो और हर बार इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो अपना, बस इसी तरीके से यहाँ पर आराम से पहुंच जाओ, ठीक है। सबको क्लियर है बात? और अगर आप इससे भी कम आ रहे हो तो बेटा फिर आपको थोड़ी काफी मेहनत की जरूरत है, फिर आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो 70-80 से नीचे नहीं, फिर आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब एक बार मेरी और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब आप तैयारी कर रहे हैं ना नीट की, तो उसमें जल्दबाजी मत किया कीजिए, है ना। जल्दबाजी मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, मैं आप नई तैयारी करते हो, तो स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉपिक है पाइसेस, आपके टेस्ट में आ रहा है पाइसेस, आपके टेस्ट में आ रहा है एम्फीबिया, ठीक है, और आपके टेस्ट में आ रहा है रेप्टाइल्स, ठीक है। आपके टॉपिक में 3 टॉपिक्स आ गए, पाइसेस और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, मान लेते हैं ये टेस्ट में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, व्हाट स्टूडेंट्स डू इज, वो क्या करते हैं, तो जब पढ़ाई शुरू करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं तो वो यहाँ से शुरू करते हैं, या यहाँ से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू करते हैं। वो शुरुआत में सोचते हैं कि हम पूरी 100% वाली तैयारी करें, टॉप की तैयारी करें, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मान लो एक हफ्ते बाद टेस्ट है, तो वो 5 से 6 दिन तो लगा देते हैं यही पढ़ने में। फिर जब आखिरी दिन आता है, तब फटाफट से इसको, और फिर ये तो बस किसी तरीके से जबरदस्ती थोड़ा बहुत खींच के हो गया, या इसको फटाफट से कर लिया। तो आपके पास 1 वीक था जहां पे हर टॉपिक के हिस्से में 2.5 दिन आने चाहिए थे, ऑलमोस्ट 2 डेज आने चाहिए थे, और 1 दिन रिवीजन,
टू डेज 1 डे रिविजन होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इसको दे दिए 5 से 6 दिन, फिर आखिर में फटाफट इसको रिवाइज किया। ये हर एक के साथ है, हर के साथ है। मतलब ये जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके साथ है। 3 टॉपिक यार होते हैं, आप पहले टॉपिक पूरा जोर लगाते हो, सोचते हो उनको इस बार 180 से मल्टी ले आए, और उस चक्कर में आपके 100 या आप 90, 80, 70 पे अटके रह जाते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आप जब भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सपोजिंगली प्राइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, 3 टॉपिक आ रहे हैं, मेरा तरीका अपनाओ। मेरा तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी उठा के मैं फटाफट से, ठीक है ना, एनसीईआरटी बेस्ड प्राइसेस कर लूंगा, एम्फीबिया कर लूंगा और रेप्टाइल्स कर लूंगा। मेरा जितना भी सिलेबस मेरे एग्जाम में आ रहा है उसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूंगा एनसीईआरटी से, प्राइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, और फिर क्विक रिवीजन एनसीईआरटी में। फिर मैं इसका एक क्विक रिवीजन तीनों का एनसीईआरटी से कर लूंगा। ठीक है, और ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ ही दर्ज है, ज्यादा डिटेल्स होती नहीं है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने पढ़ ली, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें कर ली, रिवीजन कर लिया, मेरी तैयारी एनसीईआरटी बेस्ड हो गई। इससे मेरे 60 to 70% मार्क्स आ जाएंगे। मतलब अगर मेरा टेस्ट 180 मार्क्स का है तो मेरे ऑलमोस्ट 80 से 100 मार्क्स के रेंज में मैं आराम से आ जाऊंगा। क्या हो सकता है मैं और अच्छा कर दूं, 120 के रेंज में भी आ जाऊं। तो 80 से 120 के रेंज में, 120 तक बात कर या 110 तक, ठीक है ना, तो 80 से 110 के रेंज में मैं सिर्फ इतना अच्छे से प्रिपेयर करने में आ जाऊं। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, आप काफी गलतियां करते हो तो 80, आप सारी एनसीईआरटी टिप्स पे कर लेते हो तो 110, और उसके अप्लाई भी कर लेते हो, कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हो, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये करने के बाद फिर से मैं पाइसेस पे जाऊंगा, जब अगर मेरे पास टाइम है तो फिर मैं पाइसेस की डिटेल्स पढ़ूंगा, और डिटेल्स जो मैंने तुम्हें नोट्स में कराई है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है ना, फिर वो चीजें मैं पाइसेस की करूंगा पहले अच्छे से, और जब ये अच्छे से हो जाएंगी मैं एम्फीबिया छेड़ूंगा भाई। जब ये अच्छे से हो जाएंगी फिर एम्फीबिया पे आऊंगा और फिर रेप्टाइल्स पे आऊंगा। तो हो सकता है मेरी तैयारी कैसे हो कि ये तीनों एनसीईआरटी से अच्छे से हो गए, ठीक है, और सिर्फ पाइसेस वाला पार्ट मेरा एक्स्ट्रा भी हो गया, एम्फीबिया रेप्टाइल छोड़ गया, तो उसमें कोई बात नहीं, वो आपकी अच्छी तैयारी हुई है। हो सकता है ये 2 अच्छे से हो गए, 1 छोड़ गया, है ना, तो भी आपकी काफी अच्छी तैयारी हुई है, क्योंकि रेप्टाइल्स में छोड़ा नहीं है, रेप्टाइल्स आपने तसल्ली से एनसीईआरटी से अच्छे से कर लिया। तो मेरा यही आपको सजेशन है कि आप अपनी तैयारी पहले 60% 70% के लिए किया कीजिए, मतलब 80-90 मार्क्स के लिए किया कीजिए, कि मुझे सिर्फ 80-90 लाने हैं, बस वो सोच के तैयारी किया कीजिए। जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब 80-90 नंबर तो आ ही जाएंगे, उसको तो कोई हटा ही नहीं सकता, फिर आप अपनी तैयारी 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 के लिए कीजिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये सारा बातें सबको समझ में आ गई। आगे बात करें, अब पढ़ाई शुरू करें। Yes, sir. सर कॉकरोच का एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। कॉकरोच आता है क्या टेस्ट में इस बार? यस सर। हाँ पूछो पूछो। सर उसका वो जो अकाउस्टिक ऑर्गन होता है वो एनल कॉकरोच का? काइटे। किसका अकाउस्टिक ऑर्गन? कॉकरोच का अकाउस्टिक ऑर्गन? यस सर। वो हाँ क्या उसका होता क्या है? काम होता है, मतलब उसके बारे में मतलब कुछ पता ये तो नहीं है आज तक, अकाउस्टिक, बस पहले उसने लोकेशन पूछी अकाउस्टिक, थी तो। अकाउस्टिक से क्या समझते पहले वो बता दो मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर वैसे तो मुझे कुछ साउंड रिलेटेड होता है, लेकिन मैं वही सोच रही थी कॉकरोचेस तो सुन सकते नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, बाकी अकाउस्टिक का पता मतलब नहीं होता मुझे है ज्यादा। हियरिंग। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ठीक, मैं तुमको डायरेक्ट बता सकता हूँ, ठीक है ना, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सीधा डायरेक्ट बता दूंगा कि बेटा ये होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है मैं तुम्हें सीधा डायरेक्ट चीज बता दूं कि ये होता है। मैं तुमको खुद, जब तक तुम खुद से सोच के नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अकाउस्टिक का मतलब हियरिंग होता है। क्या होता है? हियरिंग। हियरिंग, सुनना, ठीक है ना। अब बताओ, जो सुनना है वो क्या है? साउंड है। यस सर। हियरिंग इज साउंड, राइट? ओके। अगर हियरिंग साउंड है तो साउंड वाइब्रेशन है। साउंड इज वाइब्रेशन ना, ये यस हाँ कि ना, सर। है ना। तो साउंड अगर वाइब्रेशन है तो वो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि उसके वाइब्रेशनल रिसेप्टर्स कौन से हैं। ओके सर।
गॉट द आंसर? सर वैसे वो वाइब्रेशंस मतलब वो साउंड भी मतलब परसीव कर लेता है वो वाइब्रेशंस के फॉर्म में? देखो, अगर मैं चुटकी बजा के ये जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है ना, अगर यस वो सर। वही तो साउंड है, साउंड इज वाइब्रेशंस, तो वो साउंड ही प्रिजर्व कर अच्छा। रहा है एक तरीके से। देखो, आप क्यों परेशान हो गए, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसलिए आप सब कुछ ह्यूमन के हिसाब से सोचने लगते हो, ठीक है ना। आपको, आपके लिए साउंड इज, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो आवाज, चिड़िया की आवाज, पंखे की आवाज, ये साउंड है। बल्कि आप सिंपली देखो, ये भी साउंड है, ठीक है ना, कुछ भी, ठीक है ना। और साउंड भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है। कोई ऐसी भी चीजें, वाइब्रेशन हो सकती है दुनिया में जो जो 20 हर्ट्ज से कम हो, वो आप नहीं सुन सकते, ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। या अल्ट्रासोनिक सुन लो, वो भी आप नहीं सुन पाओगे, है ना। तो पॉइंट ये है कि साउंड को ना उस तरीके से मत लो जिस तरीके से आप साउंड सुन रहे हो। साउंड को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लो। कुछ भी दो चीजें, पार्टिकल टकराए, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, वेव जनरेट हुई, वो साउंड है। आपको सुनाई दे रही हो ओके चाहे ना सर। दे रही हो। गॉट इट? सर वैसे इसकी लोकेशन पूछी थी ना एक्चुअल में क्वेश्चन में, तो इसके एक ऑप्शन में फिलामेंट ऑफ एंटेना भी था, तो मुझे वैसे जनरली पूछना था कि उसका मतलब जैसे एंटेना की तो बाकी और सेंसरी फंक्शंस होते हैं, तो फिलामेंट का कुछ अलग से होता है क्या? नहीं, इसका या आंसर फिर है ना नॉन फंक्शनल हो वो? नहीं वो तो आंसर इसका तो पता आंसर, चल गया मुझे। मैं ऐसे ही पूछ हाँ, रही थी कि फिलामेंट ऑफ एंटेना जो होता है वो या तो फिलामेंट क्या नॉन होता है? फंक्शनल होता होगा या फिर फिलामेंट क्या उसका होता कुछ। है? व्हाट इज फिलामेंट? सर वैसे तो स्टॉक लाइक जो चीज होती है उसी को बोलते हैं। हाँ, तो जो एंटेनरी फिलामेंट है वो एंटीना ही है, वो एंटीना ही है, उसका भी सेम ही फंक्शन है, वो कुछ नहीं, वो एंटेनरी फिलामेंट उसी को एंटीना को ही बोल रहा है। There's nothing ओके special in सर। an antenna filament, ठीक है ना। वो एंटीना कैन आल्सो बी टर्म्ड एज एंटेनरी फिलामेंट। ओके सर। ओके, आई सपोज सारी बातें क्लियर है, आगे बात कर सकते हैं हम। तो आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, बर्ड्स मैंने आपको बता दिया था, काफी सारी चीजें डिस्कस हो गई थी बर्ड्स की, ऑलमोस्ट सारी ही हो गई थी। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, यूरिकोडाइलेट, एक्सक्रीशन बता दिया मैंने बर्ड्स का। बेटा बर्ड्स का एक्सक्रीशन की बात हो गई थी। यस सर, हो गया। यस सर। हाँ, तो एक्सक्रीशन बता दिया था, एक्सोस्केलेटन बता दिया था, तो नर्वस सिस्टम में डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बर्ड्स की, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी से याद कर लीजिएगा। मैं आपको सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स एक बार बोल देता हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पैवो। पैवो सबसे पहले क्यों बोल रहा हूँ? व्हाट स्पेशलिटी ऑफ पैवो? सर ये पीकॉक को कहते हैं। किसको बोलते हैं? पीकॉक। हाँ, तो क्या खास बात है पीकॉक की? सर ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। इम्पोर्टेंस आपके लिए, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस, क्यों इतनी वैल्यू है पीकॉक की? सर नेशनल बर्ड है। हाँ, नेशनल बर्ड है, ये माइंड से बिल्कुल मत हटाना कि नेशनल बर्ड है पीकॉक, तो इसमें पैवो सबसे पहले बोला, ठीक है ना। फिर सिटाकुला, सिटाकुला इज पैरट, ठीक है ना। नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर, वल्चर कार्निवोरस है, ठीक है। और फिर कॉर्वस है दैट इज क्रो। कोलंबो, कोलंबा, सॉरी कोलंबा इज पिजन। एंड यूडायनामिस एनसीईआरटी में नहीं दिया है। यूडायनामिस, U is from EUDYNAMIS, Eudaemonas. Eudaemonas is चिड़िया, जो चिड़िया स्पैरो, हाउस स्पैरो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और वो सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे ये बात भी, ये जो बताने जा रहा हूँ एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे, कि देयर इज अ बर्ड एज देयर वाज अ बर्ड ancestor of all the birds, that is primitive wing. Primitive is archaea, आर्कियो, इसमें आर्के मतलब प्रिमिटिव है ना, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम होता है जहाँ पुरानी चीजें रखी जाती है, तो आर्कियो पेट्रिक्स, आर्कियो पेट्रिक्स इज फॉर विंग, तो दिस इज विंग, ये विंग के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और ये प्रिमिटिव के लिए वर्ड इस्तेमाल हो जाती है, तो प्रिमिटिव विंग मतलब आर्कियो पेट्रिक्स
एक बर्ड था जो कैसे आया था, ऐसे आया था डायनासोर से, डायनासोर से इवॉल्व हुआ आर्कियोपेटेक्स, और आर्कियोपेटेक्स से इवॉल्व हुए प्रिमिटिव बर्ड्स जो अब एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, प्रिमिटिव बर्ड्स जिनके पास टीथ थे, दांत थे, और इनसे इवॉल्व हुए मॉडर्न बर्ड्स। फिर हम आगे बात समझो, that is the evolution of birds, dinosaurs, dinosaurs से आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स से प्रिमिटिव बर्ड्स, वहां से मॉडर्न बर्ड, तो आज आप देखते हैं, ठीक है। और एक बात बताओ कि डायनासोर वाली मूवी का नाम क्या होता है? जुरासिक पार्क। हाँ, तो जुरासिक पीरियड, सर जुरासिक वर्ल्ड सर। हाँ, तो जुरासिक पीरियड जो जुरासिक एक्चुअली एक पीरियड है, एक टाइम फ्रेम को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो आज तक की जिंदगी को, बचपन मतलब कि सेल के एवोल्यूशन से लेके मैमल्स के एवोल्यूशन तक हमने बहुत सारे एरास, पीरियड्स और एपॉक्स में चीजों को बांटा हुआ है। तो एरा इज मेसोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, और मीजोजोइक एरा का जुरासिक पीरियड, उसमें डायनासोर डोमिनेंट थे। उस टाइम में बर्ड्स का भी एवोल्यूशन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आर्कियोपेट्रिक्स, फिर वहां से प्रिमिटिव बर्ड्स और फिर मॉडर्न बर्ड्स। तो दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ द बर्ड्स, ध्यान रखिएगा। तो मतलब बर्ड्स जो हैं वो डायनासोर्स के बड़ा क्लोज हैं एवोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। बल्कि कई लोग तो ये भी मानते हैं, एक थ्योरी तो ये भी है कि जो डायनासोर्स हैं एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बल्कि सारे डायनासोर्स इवॉल्व होकर बर्ड बन गए। तो जो बर्ड है एक्चुअली में वो मॉडर्न डायनासोर्स हैं, ऐसा भी एक थ्योरी है, ठीक है। ये क्लियर है, इसको मिटा दें। सर वैसे डायनासोर्स रेप्टाइल्स में आते हैं ना? हाँ, तो एक फाइलम से दूसरा फाइलम में इवॉल्व होता है। जैसे फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से बर्ड्स इवॉल्व हुए, और बर्ड से मैमल्स इवॉल्व हुए। रेप्टाइल से मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। यस, ये सही है, रेप्टाइल से मैमल्स इवॉल्व हुए। तो रेप्टाइल्स वैसे ही जैसे एनालिडा, जैसे एनालिडा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे एनालिडा से आर्थ्रोपोडा और एनालिडा से मोलस्का इवॉल्व हुआ है, वैसे ही रेप्टाइल से ही बर्ड्स और रेप्टाइल से ही मैमल्स। इसलिए आपको मैमल्स और बर्ड्स के बीच में कोई लिंक नहीं मिलेगा। देयर इज नो इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड मैमल्स, क्योंकि दोनों सेपरेट इवॉल्व हुए और दोनों कॉमन एंसेस्टर एक ही रहा है, रेप्टाइल, ठीक है। बेटा इस पूरे को। यस सर। तो बर्ड्स की बहुत बात हो गई, आज हम बात करने जा रहे हैं मैमल्स की। पहले मैं एनसीईआरटी कवर कर लेता हूँ, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूंगा। आइए, एनसीईआरटी कवर करते हुए कुछ पॉइंट्स कम कवर करते हैं कि मैमल्स, जैसे कि नाम बता रहा है कि दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो जिनके पास, ये बात ध्यान सुनेगा, इंपॉर्टेंट है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मैमल है। मतलब मैमल घोषित करने के लिए किसी को, आपको बस एक ही चीज देखनी है उस एनिमल के अंदर कि क्या उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं या नहीं। इवोल्यूशनरी बात करूं तो मेमोरी ग्लैंड्स कुछ नहीं बल्कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, मतलब पहले स्वेट ग्लैंड्स आए हैं, बाद में वो मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड्स बने हैं। मेमोरी ग्लैंड्स के फंक्शन की बात करूं तो इसमें एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम मिल्क कहते हैं, और इस मिल्क से यंग वन को नरिश किया जाता है। क्लियर पॉइंट, आगे बात समझ में। तो यंग वन को इससे नरिश करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स इवॉल्व हुए हैं मैमल्स के अंदर। अब अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क कुछ भी नहीं है, जो ब्लड है एक फीमेल का, ठीक है ना, अभी फिलहाल मैमल की बात करते हैं, मेल फीमेल पे नहीं आती, ठीक है ना। तो जो ब्लड है उस ब्लड से ही फिल्टर होके चीजें निकल के उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिला के एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड बनाया गया, उसको मिल्क बोल दिया गया। मतलब मिल्क इज नथिंग बट अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, जिसमें लिपिड्स भी हैं, जिसमें शुगर भी है, जिसमें सारी
काफी ज्यादा क्या है, इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन, इसलिए हम मिल्क को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो ये है कॉन्सेप्ट मैमरी ग्लैंड्स का। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है, ठीक है, कि क्या सारे मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड है? यस, सारे मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। क्या मेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं या फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं? किसके पास मेमोरी ग्लैंड्स है, मेल के पास या फीमेल के पास? फीमेल। ओके बेटा, दोनों के पास। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि मैमल्स जब इवॉल्व हुए तो ये नहीं कि मेल्स इवॉल्व हुए और या फीमेल्स इवॉल्व हुई मेमोरी ग्लैंड के साथ, मेल्स या फीमेल्स दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। बस हुआ ये है कि मेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स नॉन फंक्शनल है और फीमेल्स के अंदर वही मेमोरी ग्लैंड्स कैसे हैं, फंक्शनल है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? देखिए अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये सब बातें इवोल्यूशन से रिलेटेड है। अब आपको मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो हुआ ये है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ मैमल्स कैसे इवॉल्व हुए। रेप्टाइल ही थे, ठीक है ना। रेप्टाइल में ही कुछ रेप्टाइल्स के पास पहले स्वेट ग्लैंड्स आ गए, ठीक है, और फिर स्वेट ग्लैंड्स मॉडिफाई हो गए मेमोरी ग्लैंड्स। मतलब कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हो गए जिनके पास मेमोरी ग्लैंड आ गए, है ना, प्लस, है ना, बस इतना हुआ। बाकी फीचर्स रेप्टाइल जैसे, बाकी फीचर्स रेप्टाइल जैसे, ठीक है ना, कि बॉडी पे स्केल्स भी हैं कुछ कुछ के पास, है ना, और ओविपारस भी हैं, फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है, सारी चीजें एकदम रेप्टाइल जैसी हैं, बस मेमोरी ग्लैंड आ गए हैं, ठीक है ना। उनको बोलते हैं एग लेइंग मैमल्स। जो सारे फीचर्स में रेप्टाइल जैसे हैं, वही कैलकेरियस एग है उनका, है ना, वही रफ सी स्किन है उनकी, है ना, बस क्या आ गए हैं, मेमोरी ग्लैंड्स आ गए हैं। तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ मेमोरी ग्लैंड्स का और उनको हमने मैमल्स बोला। मतलब हम तो थे नहीं जब वो इवॉल्व हुए, तो वो ऑर्गेनिजम्स जो रेप्टाइल जैसे दिखते हैं विद मेमोरी ग्लैंड, उनको भी हम मैमल्स बोलते हैं तो उनके पास मेमोरी ग्लैंड है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। और जब इवोल्यूशन हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि मेल अलग तरीके से इवॉल्व हुआ हो और फीमेल अलग तरीके से इवॉल्व हुई हो, नहीं, मेल और फीमेल दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हुए। मतलब जो एग लेइंग मैमल्स हैं उसमें आज भी आप ऐसे एग्जांपल देख लेंगे जहां पे मेल एंड फीमेल दोनों के जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो फंक्शनल होते हैं, दोनों ही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा, अब मैंने आपको जैसे ये बताया कि मेमोरी ग्लैंड्स तो आ गए, मैमल्स तो बन गए, फिर मैमल्स में इवोल्यूशन कैसे होने लगा। जो शुरू में मैमल्स आए, ठीक है, उनको आपने नाम दिया प्रोथीरियंस, ठीक है ना। थीरिया वर्ड मैमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोथीरियंस जो कि कैसे थे, एग लेइंग थे, ठीक है ना। इनका नाम मोनोट्रीम्स भी बोला जाता है, मोनोट्रीम्स, ठीक है ना, मोनोट्रीम्स, ठीक है ना। फिर स्लोली ग्रेजुअली क्या हुआ, पाउच इवॉल्व हो गया। पाउच यानी प्लस थोड़ा थोड़ा प्लेसेंटा, ठीक है, और ये हो गए आपके मार्सुपियर्स, यानी आपके मेटाथीरियंस। हम मेरी बात ध्यान सुनेंगे। पहले प्लेसेंटा का कॉन्सेप्ट सीखिए। प्लेसेंटा क्या है ना, कि प्लेसेंटा एक टिश्यू है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये फीटस है, ठीक है ना, ये फीटस है। अब इस फीटस का ऊपर मैं ये हाथ रख दिया, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया फीटस को, और ये क्लॉथ समझ लो, ये मैटरनल ब्लड है, देख रहे हो, ये जो कपड़ा मैंने हाथ पे रखा हुआ है ये मैटरनल ब्लड हो गया, या मैं कपड़ा छोड़ देता हूँ, दूसरा हाथ देता हूँ, ये दूसरा हाथ मदर का ब्लड है, बीच में एक टिश्यू है प्लेसेंटा, और ये एम्ब्रियो है। तो ये मदर का ब्लड से जो न्यूट्रिशन है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जा रहा है। तो प्लेसेंटा एक तरीके से एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा है, बीच में वो मदर से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और फीटस को दे रहा है, फीटस से वेस्ट ले रहा है और मैटरनल सर्कुलेशन में डाल रहा है, ठीक है।
वो काम होता है प्लेसेंटा का। इट्स अ टिश्यू। अब जब प्लेसेंटा है उससे क्या हो जाता है, प्लेसेंटा आने की वजह से एक बेबी को बाहर एग में डेवलप होने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी के अंदर ही डेवलप हो सकता है। क्लियर पॉइंट। तो प्लेसेंटा आने की वजह से, बिकॉज रेप्टाइल्स का क्या था, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, तो प्रोथेरियंस का भी क्या है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, सिर्फ मेमरी ग्लैंड्स आए। मार्सुपियल्स में क्या हुआ, एक क्या हुआ, प्लेसेंटा आ गया। हालांकि पूरी तरीके से नहीं मानते, कोई भी चीज आएगी तो वो एडवांस्ड वर्जन में नहीं आती, वो प्री वर्जन में आती है, थोड़ा सिंप्लीफाइड होती है। तो बड़ा सिंपल सा प्लेसेंटा डेवलप हुआ और बेबी न्यूट्रिशन लेने लग गया मदर से ही। तो डेवलपमेंट बाहर एग ओविपैरस नहीं रहे, वो बन गए विविपैरस। लेकिन प्लेसेंटा जो था वो फुली डेवलप नहीं था, कंप्लीटली डेवलप नहीं था। तो क्या हुआ, आधा डेवलपमेंट हुआ बॉडी के अंदर, और फिर बाकी बचे हुए डेवलपमेंट के लिए वो बॉडी से बाहर आ गया। अब बॉडी से बाहर आके उसको मदर की बॉडी से तो अटैच रहना ही है, क्लियर, ताकि वो क्लोजली डेवलप हो सके। तो बाहर इवॉल्व हो गया पाउच। पाउच की वजह से वो आधा अंदर और आधा बाहर डेवलप हो पा रहा है। आधा फिर थोड़ा डेवलप वो बॉडी से बाहर आ जाता है। मतलब कि ऐसा मान लो कि जैसे वो इतना डेवलप हो गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लो प्री मैच्योर बेबी। बात समझ रहे कि नॉर्मल जेस्टेशन पर 9 मंथ्स का है, बेबी 6 महीने में बाहर आ गया। मतलब वो जो ऑर्गन वॉर्गन बने वो बन चुके हैं, बस अब उसको थोड़ा सा ग्रो करना है। जैसे जो 6 मंथ्स के बेबी होते हैं उनको स्पेशल आईसीयू वार्ड्स के अंदर स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि वो धीरे धीरे थोड़ा इजिली डेवलप होते हैं सारी कंडीशंस के अंदर। तो वही समझ लो कि 6 मंथ्स का बेबी बाहर आ रहा है, और बाकी डेवलपमेंट जो ह्यूमंस के अंदर हम आर्टिफिशियल हॉस्पिटल एनवायरमेंट के करते हैं, वो सब पाउच में हो रहा है। पाउच के अंदर वो रह रहा है, थोड़ा ग्रो कर रहा है। और हाँ, इन मार्सुपियल्स के जो मैमरी ग्लैंड्स हैं वो भी थोरासिक रीजन में नहीं है, वो कहाँ पे है, एब्डोमेन के रीजन में, ठीक है ना। थोरासिक में ना होके एब्डोमेन के रीजन में, तो यहीं पे एब्डोमेन रीजन में पाउच है, एब्डोमेन में ही मैमरी ग्लैंड है, वहीं से बेबी जो है वो मिल्क भी ले रहा है, और मिल्क लेके वहीं पे से ही वो डेवलप भी कर रहा है। तो वो हो गया मार्सुपियल्स, ठीक है ना। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, कैंगरू। आप जानते हैं कैंगरू के बारे में, है ना। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में एक कॉमन ऑर्गेनिज्म, और मार्सुपियल्स मिलते भी आपको, इवन प्रोथेरियस और मार्सुपियल्स दोनों आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड रीजन में मिलेंगे, मतलब ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही मिलेंगे, और आसपास के रीजन में मिलेंगे, बस बाकी जगह नहीं मिलते हैं। उसकी क्या वजह है, उसकी भी वजह है, लेकिन हम इंग्लिश में बात करेंगे क्लास 12 में। आगे बात करते हैं। तो जब ये इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, अब आप समझे मैमल जिंदगी कैसे इवॉल्व फर्दर। अब आखिरी जो चेंज आया वो क्या चेंज आया, कि ये पाउच की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, प्लेसेंटा पूरा डेवलप हो गया, प्लेसेंटा फुल डेवलप हो गया, तो पूरा अच्छा खासा फुल डेवलप प्लेसेंटा आ गया। अब इसको बुलाना ट्रू मैमल्स, यू ट्रू हीरिया, यूथीरिया मतलब ट्रू मैमल्स। तो अब ये मैमल्स आते हैं जो कि ट्रू मैमल्स हैं, जिनके पास प्रॉपर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड प्रॉपर है, प्लेसेंटा प्रॉपर है, तो बेबी पूरा डेवलप होने के बाद ही बॉडी से बाहर आ रहा है। क्लियर पॉइंट। तो वो पूरा डेवलप कर रहा है, उसके बाद ही बॉडी से बाहर आ रहा है। तो एडवांस फीचर, एडवांस फीचर क्यों है, क्योंकि फीटस जितना अंदर अच्छे से डेवलप करेगा उतना ही बेटर रहेगा। क्यों, उसके सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो बाहर है, एनवायरमेंट है बाहर, हीट भी है, प्रेशर भी है, प्रेडेटर भी है, कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन बेबी अगर अंदर बॉडी में हो रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर। तो जो ट्रू मैमल्स हैं वो इससे भी बेटर है, और इससे भी क्या है, बेटर। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है मैमल्स का। तो इन सब में आप कॉमन चीज क्या देखोगे, कॉमन चीज देखोगे, क्या देखोगे, मेमोरी ग्लैंड्स। और फिर धीरे धीरे जैसे 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 इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि आप समझिएगा मेरी बात, तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ठीक है। कि फिर क्या हुआ कि देखो, नॉर्मली क्या हुआ, फीमेल्स और मेल्स में मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की वजह से जो मेल्स हैं वो ज्यादा मस्कुलरली डेवलप और ज्यादा एक्टिव इस तरीके से होने लगे, और फीमेल थोड़ी सी मोर ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, है ना, फिजिकली थोड़ी सी कंपैरेटिवली मिलके कम या थोड़ा सा कम डेवलप होने लगी है, ठीक है ना। तो मोर डोमिनेंस किसकी हो गई, मेल की। तो जब सोसाइटीज का बनने का टाइम आया, तो वैसे मेल्स का क्या था कि एक जगह पे गए, ठीक है ना, वहां पे पॉपुलेशन किया, ठीक है ना,
मीटिंग करी और फिर मूव करके दूसरी जगह पे वहां मीटिंग करी या वहीं पे टिक भी गए, जो भी है। तो जो भी हो रहा है, जब बेबी बॉर्न हुआ तो बेबी की जो केयर है, क्योंकि मेल वॉज वंडरिंग, मेल वॉज पॉलीगैमस, ठीक है ना। तो ये मेल बीइंग पॉलीगैमस एवोल्यूशन में ही बहुत टाइम से पहले से नेचर में रहा है। तो मेल वॉज बीइंग पॉलीगैमस, ठीक है, मल्टीपल मीटिंग पार्टनर्स थे, जहां भी जा रहा था वहीं मीट कर रहा था। तो अल्टीमेटली जो बेबीज थे उसकी जो डेवलपमेंट थी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्लोली ग्रेजुअली पूरी की पूरी फीमेल्स के ऊपर आती गई। तो फिर जो मेल्स के मेमोरी ग्लैंड्स है, नरिशमेंट उसका कोई सेंस ही नहीं बना। भाई जब बेबी ही नहीं पालना, जब केयर ही नहीं करनी, तो फिर मेमोरी ग्लैंड का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए क्या होता गया कि मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो स्लोली ग्रेजुअली मेल्स की प्रॉपर्टी होते गए, सॉरी फीमेल्स की प्रॉपर्टी होते गए, और मेल्स में वो नॉन फंक्शनल होते चले गए। और ये चीज यहीं से शुरू हो गई थी, मार्सुपियल से शुरू हो गई, ठीक है ना। तो मार्सुपियल्स में भी, मार्सुपियम्स में भी देखोगे, मार्सुपियल्स में भी देखोगे कि ओनली द फीमेल इज हैविंग द मेमोरी ग्लैंड्स, मेल डज नॉट हैव फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेल्स के अंदर फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड नहीं होते। और अगर प्रूफ की बात करें कि हाँ कभी थे या नहीं है, तो आप देख सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन के पास भी जो निपल वाला रीजन है, जो एरियोल रीजन है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो साफ बताता है कि प्रेजेंस ऑफ निपल्स या टीथ्स, ये साफ बताता है कि कभी ना कभी किसी ना टाइम पे, एक टाइम पर मेमोरी ग्लैंड्स फंक्शनल रहे होंगे मैमल्स में भी, मेल के अंदर। तो याद रखिएगा, मेमोरी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, बस फंक्शनल वो फीमेल में होते हैं, बिकॉज द फीमेल इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एक्चुअली, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो ये बात हुई मेमोरी ग्लैंड्स की। तो मैं क्या इकलौते मेमोरी ग्लैंड्स ही इकलौते ग्लैंड्स हैं जो मैमल्स के पास होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैमल्स के पास और भी ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन मैं सभी ग्लैंड्स की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। यहाँ मैं उन ग्लैंड्स की बात कर रहा हूँ जो स्किन में होते हैं। तो स्किन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, ये प्रॉपर्टी है मैमल्स की। और स्किन सॉफ्ट होती है, ठीक है, स्किन सॉफ्ट होती है, और स्किन में हेयर होते हैं, स्किन में हेयर होंगे, स्किन सॉफ्ट होगी। और ग्लैंड्स के नाम पे और भी दो ग्लैंड्स हैं, एक सेबेशियस और एक सुडोनिफेरस। अच्छा, सेबेशियस कौन से हैं? द ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है ना। आपको स्किन किसी की ऑयली ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो सेबेशियस इज ऑयल ग्लैंड। और ऑयल कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ऑयल कुछ भी नहीं है। जो आपके सेल्स डिग्रेड हो रहे हैं, ठीक है ना, उसी के जो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, वही सब है, ठीक है ना। दैट इज सीबम, सीबम इज ऑयल, ठीक है ना। तो सीबम रिलीज करने वाले, ये ऑयल रिलीज करने वाले सेबेशियस ग्लैंड्स। एंड सुडोनिफेरस इज द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है ना। स्वेट एक तरीके का एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है जिसमें सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, है ना, ये सब चीजें रहती हैं। तो स्वेट और वाटर ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो दैट इज द सुडोनिफेरस ग्लैंड्स। तो स्किन मैमल्स की ग्लैंडुलर होती है, सॉफ्ट होती है, उसमें हेयर होते हैं। और ग्लैंड्स मैंने तीन बता दिए, मेमोरी, सेबेशियस एंड सुडोनिफेरस। और बताने की जरूरत नहीं है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ सुडोनिफेरस ग्लैंड्स। So that is the basic point about the mammals, basic evolution concept about the mammals. Difference between protherians, metatherians and eutherians. अच्छा, और भी प्रॉपर्टीज मैं आपको मैमल्स की बताऊंगा, ठीक है, बट अभी के लिए उसको डाल दें। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? डाउट? सर जो कंगारू होते हैं वो ट्रू मैमल्स नहीं होते? हाँ, यूथेरियंस में नहीं आते। सर हाँ बोलो। सर मेटाथीरियंस पहले आए थे या मार्सुपियल्स पहले आए थे? बेटा मेटाथीरियंस और मार्सुपियल एक ही बात है ना। प्रोथीरियन, मेटाथीरियन, यूथेरियन, एक्लिक मैमल्स, प्लेसेंट ये मार्सुपियल्स, और फिर प्लेसेंटल मैमल्स। एक्चुअली प्लेसेंटल मैमल्स हम जिनमें फुली प्लेसेंटल डेवलप हो गए उनको बोलते हैं, यूथेरियंस को बोलते हैं। सर सर आपने बताया कि रेप्टाइल्स में स्वेट ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड में मॉडिफाई हो गया था। हाँ जी, सर आपने बताया था रेप्टाइल्स में स्वेट ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड में मॉडिफाई हो गया था। हाँ जी। सर तो उनमें स्वेट ग्लैंड नहीं रहा, मतलब नहीं है, नहीं होता है क्या उनमें? रेप्टाइल्स में कहाँ स्वेट ग्लैंड्स होते नहीं होते? नहीं, देखो रेप्टाइल्स में स्वेट ग्लैंड नहीं होते, पहले स्वेट ग्लैंड्स आए हैं फिर मेमोरी ग्लैंड्स आए हैं, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
बात ध्यान सुनेगा कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी प्रॉपर्टी जो है वो मैमल्स की ही है, ठीक है? और ऐसा नहीं होता कि स्वेट ग्लैंड मेमोरी में मॉडिफाई हो गया तो स्वेट ग्लैंड नहीं रहा। खड़ी बात सही में। यस सर, ओके। है ना? हाँ। ओके, अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। Just excuse me for a minute. ओके, तो आगे बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है? तो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी पढ़ ली है और आगे बात करते हैं हम मैमल्स की। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है? सिर्फ प्रोथीरियंस ऐसे हैं, ठीक है ना? एग्जांपल जैसे प्रोथीरियंस में मिले तो प्लैटिपस, या आप बोल सकते हैं ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस या डकबिल प्लैटिपस। अब प्रोथीरियंस या डकबिल प्लैटिपस की अगर हम बात करें तो इनका एक और नाम मैंने बताया था प्रोथीरियंस का, मोनोट्रीमेटा। मोनो मतलब सिंगल, ट्रीमेटा मतलब ओपनिंग, तो सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग की बात होती है यहाँ पे। सिंगल ओपनिंग किस चीज की? सिंगल ओपनिंग यहाँ पे क्लोका रहती है, मतलब आप जैसे रेप्टाइल्स में क्लोका, वैसे इसमें क्या रहेगा? क्लोका रहेगा। अगर आप मार्सुपियल्स की बात करें या आप ट्रू मैमल्स की बात करें तो उन दोनों के अंदर एनस है, ठीक? यूरोजेनिटल ओपनिंग अलग, एनल ओपनिंग अलग। इक्लॉथिक मैमल्स, प्रोथीरियंस ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ओपनिंग है क्लोका, इसलिए मोनो ट्रीमेटा द ओपनिंग, ठीक? तो डाइजेशन इज अ कंप्लीट, वैसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस प्रेजेंट है, ठीक है ना? और एनस और यूरोजेनिटल ओपनिंग कॉमन है, नोन एज क्लोका, ठीक? ये सबके लिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बात सबके लिए। अच्छा, बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है? टीथ मैं आपको पहले बता दूंगा, दांत इसके अलग है। दांत मैमल्स के अंदर पहले तो हेट्रोडोंट होते हैं और डाइफाइडोंट होते हैं, ठीक है ना? किसी जगह पर भी मैं प्रोथीरियंस की बात नहीं कर रहा। प्रोथीरियंस रेप्टाइल लाइक, उनके दांत भी रेप्टाइल जैसे हैं, उनके फीचर सारे रेप्टाइल जैसे हैं। मार्सुपियल्स और बाकी मैमल्स की बात की जाए तो हेट्रोडोंट टीथ है, डाइफाइडोंट टीथ है, दो बार आ रहे हैं जिंदगी में, मेल कैन परमानेंट, एंड थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब थीका, यानी गम्स के अंदर टीथ है, ठीक है ना? तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द टीथ एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बाकी पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीजें सभी के सभी मैमल्स के अंदर रहेंगी, ठीक है ना? आरी बात समझ में? तो दैट इज कॉमन टू एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी मैमल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं, तो सारी चीजें प्रेजेंट है सभी मैमल्स के अंदर, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन के लिए आगे बात करें। सर ये आपने जो प्रोथीरिया है उसके बगल में क्या ये लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। बेटा मोनोट्रीमेटा लिखा है, जब लिखता हूँ तो बोलता भी हूँ ना,
तो तब सुना करो ध्यान से, मैंने बोला मोनो पहले से लिखा था, प्रीमैटर, मोनो सिंगल, प्रीमैटा ओपनिंग, ठीक है। इसको मिटा दें सर। कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर जो गॉल ब्लैडर वगैरह होते हैं वो प्रोथीलियंस में भी होते हैं? हाँ हाँ, गॉल ब्लैडर तो ये कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, तुमको गॉल ब्लैडर मैंने एम्फीबिया से पढ़ा दिया था, तो जो चीज एम्फीबिया के पास से आ रही, गॉल ब्लैडर पेनक्लेस तो वहां पे भी था ना, वो तो जो चीज एम्फीबिया से पहले से आ रही है वो मैमल्स में ही रहेगा क्या? ओके सर। ओके, अगली बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, और रेस्पिरेशन का परेशान कर होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितने ट्रू मैमल्स हैं सबके पास लंग्स होते हैं, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन और एक और बात ध्यान सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर डायफ्राम। मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ डायफ्राम। मस्कुलर डायफ्राम प्रॉपर्टी है सभी मैमल्स की, क्लियर है? और ओनली एंड ओनली मैमल्स की, ये सिर्फ आपको मैमल्स में मिलेगा। मस्कुलर डायफ्राम रेप्टाइल्स, एप्स, फिशेस, एम्फिबियंस, इन सब में नहीं मिलेगा, सिर्फ किसमें मिलेगा? मैमल्स में मिलेगा। तो इट इज एन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स, ठीक है, ये बात याद रखिए। और रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, लंग से रेस्पायर करेंगे, चाहे कोई सा मैमल हो, चाहे पानी में रहने वाली वेल हो, ठीक है ना, चाहे लैंड पे रहने वाला हो, चाहे उड़ने वाला हो, कैसा मर्जी मैमल हो, रेस्पायर कैसे करेंगे? लंग्स से। ओके, अच्छा हाँ, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर गिल स्लिट्स होंगे, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात करें, कुछ और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन में वही क्लोज सर्कुलेशन है और फोर चैम्बर्ड हार्ट है, फोर चैम्बर्ड का हार्ट है, हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, पता है आपको। और क्योंकि फोर चैम्बर्ड हार्ट है तो एज की जैसे दे आर होमोथर्म्स, ऑक्सीडेंट डीऑक्सीडेंट ब्लड मिक्स नहीं होगा तो टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं होमोथर्म्स, या अंदर से टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं एंडोथर्म्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि होमोथर्म्स और एंडोथर्म्स के अलावा हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, दैट इज वार्म ब्लडेड, ठीक है। और हाँ, आरबीसी के बारे में खास बात है, आरबीसी इसके ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है, बाइकन्केव होते हैं, spherical and enucleated, that is without nucleus। तो न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी में, बाइकन्केव है, स्फेरिकल है। हाँ, एक आध एक्सेप्शन में मैं लगाऊं अगर मैं, कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये अलग चीज हो गई। कैमल का आरबीसी स्फेरिकल की जगह ओवल होता है, ठीक है। ये एक छोटा मोटा एक्सेप्शन हो गया। तो छोटे मोटे एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल बाइकन्केव, स्फेरिकल और विदाउट न्यूक्लियस आरबीसी होते हैं। ये प्रॉपर्टी अगेन आपको मैमल्स में मिलेगी, विदाउट न्यूक्लियस आरबीसी आपको और किसी भी, या बाइकन्केव आरबीसी आपको और किसी भी वर्टिब्रेट के अंदर नहीं मिलेंगे, सबके बाइकन्वेक्स हैं और न्यूक्लियस के साथ हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी मैमल्स की एकदम अलग और काफी यूनिक हो जाती है। आगे बात करते हैं सर्कुलेशन के बाद एक्सक्लूजन की बात करें। एक्सक्लूजन में मैं मेनली मैमल्स को
यूरियोटेलिक होता है, मतलब इनका चीफ नाइट्रोजन बेस यूरिया होता है। अब पानी में रहने वाली व्हेल भी यूरियोटेलिक है, खास बात ये, ठीक है ना। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैमल्स को मैं यूरियोटेलिक बोल रहा हूँ, बात ठीक है, लेकिन सारे मैमल्स यूरियोथेलिक नहीं। जैसे कि अगर आप प्रोथीरियंस की बात करो, वो रेप्टाइल जैसे हैं, तो उनका मोड ऑफ एक्सक्रीशन भी वही है जो रेप्टाइल्स का है, यानी रेप्टाइल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सॉरी मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है, सर यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, ठीक है ना। क्योंकि रेप्टाइल्स यूरिकोटेलिक है तो प्रोथीरियंस भी आप याद रख सकते हैं कि यूरिकोटेलिक है, लेकिन मैमल्स बाकी सारे कैसे हैं, यूरियोथेलिक है। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ऑफ कोर्स मेटानेफ्रिक किडनी ही रहेगी। तो मेटानेफ्रिक किडनी पहली बार रेप्टाइल्स में आ गई थी, तो रेप्टाइल्स एयर्स और मैमल्स के बारे में कॉमन क्या है कि मेटानेफ्रिक किडनी, तो किडनी क्या रहेगी, मेटानेफ्रिक रहेगी। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, मैमल्स की हो गई रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन। और इसको भी मैं मिटा रहा हूँ। एक्सक्रीशन के बाद अगला जो मेरे पास पॉइंट आता है एक्सक्रीशन के अलावा, दैट इज सीधा हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब नर्वस सिस्टम में क्या खास बात है, मैं आपको बताता हूँ नर्वस सिस्टम क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात नर्वस सिस्टम में है प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अगर हम ब्रेन की बात करें, इन द ब्रेन कॉर्पस कैलोसम इज अ स्ट्रक्चर, आप आगे नर्वस सिस्टम को पढ़ोगे, जॉइंट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो एक कॉर्पस कैलोसम एक प्रॉपर्टी, दूसरा ये आपको अभी याद नहीं करना, मैं बस लिखवा रहा हूं आपको, लिख लो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, ये मैं भी बताऊंगा नहीं आपको, ये आपको नर्वस सिस्टम में क्लियर होगा। तो अभी के लिए बस याद रख लो कि मैमल्स के नर्वस सिस्टम की क्या खास बात है, कि ये वाला समझा देता हूं कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दो मतलब जो सेरिब्रम है उसके दो हेमिस्फीयर है, और मान लो अगर ये दो हेमिस्फीयर है तो दोनों नीचे से कनेक्टेड है। मेरे एक वीडियो को समझ लो, तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, नीचे से कनेक्टेड है बाय स्ट्रक्चर नोन एज कॉर्पस कैलोसम, प्रॉपर्टी ओनली इन ओनली ऑफ मैमल्स। और मैमल्स में भी प्रोथीरियंस नहीं, मेटाथीरियंस भी नहीं, सिर्फ प्लेसेंटल मैमल्स, सिर्फ ट्रू मैमल्स, सिर्फ यूथेरियंस। बल्कि आप ये भी कह सकते हो कि यूथेरियंस को बाकी मैमल्स से अलग करना हो तो आप बोल सकते हो कि यूथेरियंस हैव कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम अभी के लिए छोड़ दो, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको लीव कर दो, इसको बस नोट कर लीजिए। और अगर मैं नर्वस के साथ सेंसरी भी इंक्लूड कर दूं, सेंसेशन में भी चल जाओ, तो ईयर की अगर हम बात करें, ईयर की बात करें तो मैमल्स के पास एक और खास बात है ईयर में, जो आप जानते हैं, क्या क्या खास बात है मैमल की ईयर की जो बाकी जगह नहीं मिलेगा, पिन्ना होता है सर। पीना। सर पिना, पेना, और एक्सटर्नल ईयर होता है। नहीं, कॉक्लिया, एक्सटेंशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, याद रखना एक्सटर्नल ईयर एम्फीबिया के पास भी है, टिम्पैनम के नाम पे मौजूद है। टिम्पैनम तक आउटर या एक्सटर्नल ईयर होता है, ये आउटर या एक्सटर्नल ईयर का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो पिना एज अ फ्लैप, ठीक है ना, ये इसको पिना बोलते हैं, ठीक है ना। प्लस किसी ने सही बोला था, आवाज आई थी किसी लड़की की, कॉक्लिया, ये प्रॉपर्टी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे मैमल्स के पास पिना है, अगेन नहीं, सारे मैमल्स के पास पिना नहीं होता है। तो सवाल ये आता है किस किस के पास नहीं है। पहला, एग लेइंग मैमल के पास नहीं है, जितने एग लेइंग मैमल्स हैं उनके पास पिना नहीं है। फिर और किसके पास नहीं है, पानी के मैमल्स के पास पिना नहीं है, जो पानी में रह मैमल्स उनके पास पिना नहीं है। व्हेल के पास, डॉल्फिन के पास, सी काउ के पास, इनके पास पिना नहीं है, ठीक है क्लियर। हाँ, कॉकलिया के पास,
कॉकलिन की लड़ाई नहीं होगी, पिना की लड़ाई, ठीक। तो ये हो गई पॉइंट्स। अगला आता है रिप्रोडक्शन। और अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग खुद से नोट कर सकते हो कि बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे कि रिप्रोडक्शन के अंदर मैमल्स की बात करो तो डायोसिस, फर्टिलाइजेशन, कैसा भी मैमल हो इंटरनली रहेगा, चाहे वो एग लेइंग हो चाहे कोई सा भी हो, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, कोई लार्वा नहीं है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और डायरेक्ट डेवलपमेंट ये सभी मैमल्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा या बाहर ये अलग हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मैमल्स विविपारस है, जैसे मेटाथिलियस, ड्यूथेरियंस, दोनों विविपारस, दोनों के अंदर डेवलपमेंट का हो रहा है। अब बोल सकते हो बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, क्योंकि प्लेसेंटा है ना, तो मार्सुपियम्स का भी आधा तो अंदर ही हो रहा है, तो बोल सकते डेवलपमेंट का हो रहा है इनसाइड हो रहा है। इकलौते एगलेइंग मैमल्स या प्रोथीरियंस ऐसे हैं जो एगलेइंग है, जिनका डेवलपमेंट बाहर होता है बॉडी के, तो उनके अंदर एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। बाकियों के अंदर जो ये है वो कैसा है, इंटरनल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपारस, ये प्रॉपर्टी रहेगी मैमल्स की रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। यहां तक मैंने आपको सारी चीजें ओवरऑल क्लियर कर ली। एक बात और बतानी मुझे डिस्कस करनी है, एंडोस्केलेटन। अगर हम बोन्स की बात करें तो मैमल्स की जो बोन्स है, जो स्केलेटन है ना, जो स्केलेटन है वो कंप्लीटली ऑसिफाइड, कंप्लीटली ऑसिफाइड है। ऑसिफाइड मतलब देखिए, जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसका एंडोस्केलेटन जो शुरुआत मतलब वो कार्टिलेज होता है, धीरे धीरे कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन्स, ठीक है। अब फुली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन रेप्टाइल्स में आ गया था। रेप्टाइल्स का जो स्केलेटन है वो बोनी है पूरा ही, वो सेम चीज बर्ड्स में भी कैरी हुई है, और वो सेम चीज रेप्टाइल मैमल्स की भी प्रॉपर्टी है कि एंडोस्केलेटन जैसे कंप्लीटली ऑसिफाइड है, ठीक है, क्लियर। स्केलेटन की सिस्टम की एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगेन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको बताऊंगा नहीं वो क्या है, क्योंकि ये आपको बोन पढ़ने के बाद सर पर हमारे कानों में सर कार्टिलेज भी तो होता है। बताओ। देखो कार्टिलेज है लेकिन वो इतना कम है, वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जो मेजर सपोर्ट की बात करें वो बोन से ही हो रही है, अरे बात समझ में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कंप्लीटली ऑसिफाइड। अब कंप्लीटली कंप्लीट का मतलब 100% नहीं होता, ठीक है ना। 70-80% अगर बोन आ गया तो ठीक है, हो गया पूरा, ठीक है ना। हर चीज बोन नहीं बना सकते, अरे बात समझ में। तो जगह काटने छोड़ना पड़ेगा, गॉट इट। ये बात क्लियर है। यस सर। और मैं आपको बताता हूँ, मेन बात पता है किसकी आती है, मेन बात आती है आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम, उससे जो आसपास बोन सारी हाँ। निकल रही है, मोस्टली वो चीजें, वो अगर बोन नहीं है तो बोनी है, ठीक है ना। तो वो पार्ट मेजरली बोनी बोनी है, क्लियर है पॉइंट, ठीक। बाकी कार्टिलेज कहाँ है, अच्छा छाती सर। में, कानों में है, और नाक के ऊपर है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर बना वो कार्टिलेज है ना। तो जो मेन जो हड्डियां हैं, जो मेन पार्ट का स्केलेटल बना वो बोनी ही है, करेक्ट। अच्छा, एवोल्यूशन सिस्टम गॉट होता है इट। मैमल्स की प्रॉपर्टी। क्या होता है, कैसा होता है वो नहीं बताऊंगा अभी, वो आप पढ़ेंगे जब बोन्स पढ़ाएंगे डिटेल में। कब पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी, ठीक है ना। हालांकि आता स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, लेकिन मैं जब बोन्स एक ही बार पढ़ाता हूँ जब फिजियोलॉजी में एंडोस्केलेटन वाला पार्ट आता है। तो हैवर्सन सिस्टम याद रखो, मैमल्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है जो अभी बता दूंगा मैं आपको, एंडोस्केलेटन से रिलेटेड है, ये मैमल्स की प्रॉपर्टी है। सेवन, सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रे। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब सर्वाइकल वर्टिब्रे के गर्दन के वर्टिब्रे हो, नेक के। तो मैमल्स में एक आध मैमल छोड़ दो, जैसे कि स्लॉथ छोड़ दो, स्लॉथ छोड़ देते हैं,
ठीक है ना। स्लॉथ के अलावा जितने मैमल्स हैं उन सब में गर्दन में 7 वर्टिब्रे मिलेंगे। जैसे मेरी गर्दन में कितने वर्टिब्रे? 7। एक रैट की गर्दन में कितने वर्टिब्रे हैं? 7। 7। रैबिट के? 7। हिप्पोपोटामस? 7। अब सवाल है व्हाट अबाउट जिराफ? या क्या? 7। सर उसमें भी 7 ही होता है। यस, उसमें भी 7 होते हैं, बस वर्टिब्रे का साइज बढ़ जाता है। तो हमें बढ़ गर्दन जाता में है। प्रॉपर्टी किसकी रहेगी? मैमल्स की रहेगी, चाहे गर्दन कितनी बड़ी या छोटी। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स। तो आपने जो यूनिक प्रॉपर्टी मैमल्स की अभी तक मैंने आपको बताई, अभी तक जो बताई, जो आपने सुनी, वो वापस से आपको रिपीट कर देता हूं। जो सिर्फ मैमल्स में आप देखोगे अभी तक, आपने एक तो मेमोरी ग्लैंड देखा, सिर्फ मैमल में मिलेगा। सब में मिले वो जरूरी नहीं है। सब में मिलना और मैमल में मिलने में फर्क होता है। मतलब कहने का मतलब है सभी मैमल्स में मिलना और सिर्फ मैमल में मिलना, उसमें फर्क है। जैसे मेमोरी ग्लैंड सभी मैमल्स की प्रॉपर्टी है और सिर्फ मैमल्स में भी है, ठीक है ना। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सभी मैमल्स की प्रॉपर्टी है लेकिन सिर्फ मैमल्स में नहीं है, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम सभी मैमल्स की प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन है सिर्फ मैमल्स में। गॉट इट? क्लियर है पॉइंट? तो मैं यहाँ पर आपको वो पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कि जो सभी मैमल्स के हैं बाकी में मिल रहे हैं, मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ जो सिर्फ मैमल्स में, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मैमल्स में हो, ठीक है ना। तो मेमोरी ग्लैंड तो हो ही गया एक, ठीक है ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैंने आपको बताया बॉडी हेयर। अब बॉडी हेयर सभी मैमल्स की प्रॉपर्टी अगेन नहीं है। अगर आप एक्वाटिक मैमल्स की बात करें तो उनमें बॉडी हेयर बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, बॉडी हेयर दिखते ही नहीं, ठीक है। प्रोथीरियंस की बात करें, एग्लिंग मैमल्स की बात करें, तो हमारे बॉडी हेयर प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन इसी प्रॉपर्टी को सारी मैमल्स की बनाया जा सकता है। कैसे? अगर हम बोले हेयर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, अब ये जो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी कि हेयर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, तो एनी स्टेज ऑफ लाइफ बोलते ही मैंने एम्ब्रियो लेवल को भी ऐड कर दिया, और जहां मैंने एम्ब्रियो लेवल को भी ऐड कर दिया, ठीक है, वहां पर मैंने सारे मैमल्स को इंक्लूड कर लिया। क्यों? एम्ब्रियो के लेवल पे छोटे मोटे हेयर सभी मैमल्स में पाए जाएंगे, बाद में एडल्ट बनते बनते लॉस्ट हो जाए बात अलग है, लेकिन वेल की डेवलपमेंट में भी आपको एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पे हेयर दिखते हैं। तो हेयर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द मैमल्स, हेयर ऑन बॉडी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द मैमल्स, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या बताया था? कॉर्पस, जैसे कॉर्पस कैलोसम सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी, पिना कॉकलिया सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी, आइवर्सन सिस्टम, 7 सर्विकल वर्टिब्रेट सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। बाइकनकेव इन्यूक्लिएटेड आर्टरीज सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी। अब इस मस्कुलर डायफ्राम सिर्फ मैमल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये सारे फीचर्स आप याद रखेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स की क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही है, ठीक है। अच्छा, रही बात एग्जांपल्स की, एग्जांपल एक बार डिस्कस कर लेता हूं। एग्जांपल्स में एगलिंग के अंदर आपके पास आ गया एक तो डक-बिल्ड प्लैटिपस, और डक-बिल्ड प्लैटिपस याद रखिएगा लिंक भी है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। अगर लिंक पूछेगा दैट इज डक-बिल्ड प्लैटिपस यानी ऑर्निथोरिंकस। इसके अलावा जो स्पाइनी एंटीटर है, ठीक है ना, वो भी प्रोथीरियंस के अंदर ही आता है। तो प्रोथीरियंस में और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। मार्सुपियल्स में कैंगरू, वम्बैट, कोआला, बैंडिकूट बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अगेन 12th में भी एक टॉपिक आता है इवोल्यूशन के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स की नाम आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अभी फिलहाल के लिए कैंगरू याद रख लीजिए। हाँ, साइंटिफिक नेम इज इंपॉर्टेंट, मैक्रोपस, ठीक है ना। मैक्रोपस इज कैंगरू। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, कुछ और मैमल्स के नाम है, जैसे कि एक्वाटिक मैमल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे लेट्स से बैलेनोपेटेरा इज ब्लू व्हेल, एक्वाटिक मैमल है, ठीक है। सेम अगर हम बात करें तो डेल्फिना इज डॉल्फिन, अगेन एक्वाटिक मैमल है। अच्छा,
गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है ना, प्लांटिस्टे बोलते हैं, ठीक है ना, यानी साइंटिफिक नाम छोड़िए, नाम याद रखिए, गंगा गैंगेटिक वाटर में पाई जाने वाली रिवर डॉल्फिन, ठीक है ना, या गंगा की ट्रिब्यूटरीज में पाई जाने वाली रिवर डॉल्फिन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। देखिए, नेशनल एनिमल टाइगर है और नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है इंडिया का, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कुछ मैमल्स उड़ भी सकते हैं जैसे कि बैट्स, ठीक है। अच्छा, मैमल्स की एक और प्रॉपर्टी है कि जो टेस्टिस होती हैं वो एक पाउच में आ जाती है जिसको बोलते हैं स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम इज अ पाउच जिसमें टेस्टिस रहता है। ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ आपको मैमल्स में ही नजर आएगी, लेकिन अगेन सारे मैमल्स में नहीं होगी। एक्वाटिक मैमल्स के पास या एगलिंग मैमल्स के पास स्क्रॉटम नहीं होता, ठीक। तो कुछ उड़ने वाले मैमल्स भी हैं जैसे कि बैट बताया मैंने आपको, ठीक है, और कुछ फ्लाइंग स्क्विरल्स भी होती है, ठीक है ना, तो वो सब फ्लाइंग मैमल्स में आ जाएगा। और जो बैट है वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ फ्रूट ईटिंग होते हैं, कुछ इंसेक्ट ईटिंग होते हैं, ठीक है ना। तो बैट एक एग्जांपल हो गया, इसको भी एनसीईआरटी से याद कर लीजिएगा, साइंटिफिक नहीं है, ठीक है ना। वैसे तो टेरोपस है, लेकिन पी इज साइलेंट, टेरोपस, बाकी आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो टेरोपस इज द बैट। अच्छा, और मैमल्स में जैसे बहुत सिंपल है, ठीक है ना, कि जैसे मैकाका इज सिंपल मंकी, मंकी के तो और भी स्पीशीज हैं, सिमियन मंकी, ठीक है ना, स्पाइडर मंकी, तो मैकाका इज द कॉमन मंकी, ठीक है ना। वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसे पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैकाका इज मंकी। मैक्रोपस कैंक्रो बताया दिया आपको 5 रुपये में। अच्छा, और अगर प्लेसेंटा मैमल्स के एलिफस, एलिफेंट, है ना, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो सारे आप वन बाय वन याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इतना हो गया आपके एनिमल किंगडम के बारे में, और आपका कॉकरोच खत्म हो गया है। तो इस फेज में जो आपके चैप्टर्स रह गए पढ़ाने वाले, वो रह गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1, बायोमोलिक्यूल्स और सेल, ठीक है, 3 पार्ट्स रह गए। तो अगली क्लास में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन डील करेंगे, और उसमें मुझे दो ही 3 चीजें पढ़ानी है, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू, बाकी 2 टिश्यू मस्कुलर और नर्वस, ये हम पढ़ते हैं मसल्स में, और नर्वस सिस्टम का फिजियोलॉजी का चैप्टर आता है उसमें। तो मुझे 2 ही टिश्यू पढ़ाने हैं आपको मेनली। तो अगली बार बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आप सर ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन से बोला था आपने? गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। सर आपने पहला कौन कौन से मैमल्स में कहा था कि नहीं होगा? एक तो एक्वाटिक मैमल्स में और एक एगलिंग मैमल्स में ना? यस, ओके। सही बात करी तुमने एकदम। सर जो मार्सुपियल्स और मेटाथीरियंस हैं उनको अलग क्यों रखा है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सर जो मार्सुपियल्स और मेटाथीरियंस हैं उनको अलग मतलब ग्रुप्स में क्यों रखा है? कहाँ अलग ग्रुप में रखा है भाई? मैंने तो बोला जो मार्सुपियल के लिए एक साइंटिफिक नेम इज मेटाथेरियन। तो दोनों एक मतलब बिल्कुल सिनोनिमस एक ही ग्रुप है ना? हाँ, मैंने अच्छा। कोई एक बार भी नहीं बोला कि दोनों अलग अलग हैं। तुम लोग ही अपनी तरफ से कुछ भी सोचे जा रहे हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ओके सर। सर वो दूसरा जो ग्लैंड था सुडोरीफरस, उसका फंक्शन क्या है? स्वेट ग्लैंड बेटा, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाला ग्लैंड। मैं क्या, मेरी आवाज का क्लियर नहीं आती क्या? मैंने एकदम क्लियरली बोला है, सिबेशियस ऑयल ग्लैंड एंड सुडोरीफेरस स्वेट ग्लैंड, जिससे मॉडिफाई हुआ मैमरी ग्लैंड। मेरी आवाज क्लियर नहीं आती क्या आप लोगों को? बाकियों को समझ में आया था ये सुडोरीफेरस जो मैंने बताया था? यस यस सर। सर। यस सर। और पूछिए, कोई डाउट? सर एक बार आप ऑयल का बता दोगे, जो फिर से जो आपने बताया था पहले कि वो क्या होता है, तब मेरा थोड़े कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था। अरे कुछ नहीं, ऑयल क्या है कि जो सेल्स डिग्रेड हो रहे हैं स्किन के,
उन्हीं की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो लिपिड्स वगैरह हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, उसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है इशिका? यस सर। और कोई? सर कॉकरोच का एक और क्वेश्चन था, उसमें था हम्म स्टडी ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच इलस्ट्रेट्स एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन, एवोल्यूशन, होमोलॉजी और रेट्रोग्रेशन। आंसर तो इसका होमोलॉजी है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे कैसे? एक बात बताओ, ये कॉकरोच के पास किस तरीके के माउथ पार्ट्स हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। मस्किटो के पास? उसके पास पियर्सिंग एंड सकिंग। अच्छा, है ना। और किसी के पास सकिंग, किसी के पास कैसे, है ना। अब ये जो माउथ पार्ट्स है किससे बने हुए हैं? सबके पास लेबिया, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, या कुछ और, कुछ नया आ गया? वैसे ही जो लोअर लिप और जॉज वगैरह की नाम है तो होते तो सबके पास यही है। हाँ बेटा, तो सबके पास यही चीजें हैं, मैंडिबल, मैक्सिला, लेबियम, लेब्रम ही है। बस मस्किटो में क्या हुआ है कि जो लेबियम वाला पार्ट है वो एक्सटेंड होके मॉडिफाई हो गया पियर्सिंग के लिए और सकिंग के लिए। तो लेबियम मॉडिफाइड है ना। तो है तो यही माउथ पार्ट्स, बस अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हुए हैं। तो इसको कौन सा एवोल्यूशन बोलोगे? होमोलॉगस ऑर्गन बोलोगे ना, ओके सर। है ना। तो ये होमोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। और बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने कॉकरोच पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो मैंने आपको ये वाली बात बताई है। ये मैंने क्लियरली बोला है कि माउथ पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच आर एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस एवोल्यूशन। ये माइंड में रखिएगा। फिर कोई बात नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। अभी ये दो तीन, अभी एवोल्यूशन में भी एक बार वापस से रिपीट होता है और टेस्ट अगर में आएगा तो कोई बात नहीं। अब इसे याद रखिएगा कि माउथ पार्ट्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा आर एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स या एवोल्यूशन ओके ऑफ सर। होमोलोगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एनीबॉडी विद एनी अदर डाउट? चलिए, आपके और कोई डाउट्स नहीं है तो फिर हम बाकी बातें फिर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।